समुद्र के बीच बने महल में गरीब बहू का बड़ी एलईडी पर स्वागत। ये कहानी तारा की है, जो गुजरात के जामनगर के छोटे से गांव में कच्ची टीन में माता पिता छोटी बहन के साथ रहती है। तेज धूप वाला जेठ का महीना था। पानी के लिए आसपास बहुत हाहाकार मचा था। 2 घंटे बाद अब तारा का नंबर आया था। इतने में बूढ़ी औरत खाली मटका लिए हताश तारा के पीछे खड़ी हो जाती है। तब तारा उन्हें आगे कर देती है। अम्मा, मैं आपके बाद पानी भर लूंगी, पहले आप पानी भर लो। अरे बेटा, मेरा नंबर अभी आ ही जाता, तूने क्यों तकलीफ की। कोई बात नहीं, मैं आपके बाद पानी भर देती हूँ। आप इतनी देर धूप में खड़ी रहोगी, अच्छी बात थोड़ी है। बस कर तारा, कितना नाटक करती है महान बनने का। कोई महलों की रानी नहीं है जो इतनी धूप में दानवीर बन रही है। वही तो, आ जाता उनका नंबर भी। भूल मत, तू एक गरीब झोपड़ी की मामूली लड़कियां हो। माता पिता ठीक से काम नहीं पाते, बहन पढ़ नहीं पाती, चली है मदद करने। भले ही वो हालातों से कितनी भी गरीब मजबूर लड़की, लेकिन सच में इसका दिल महलों की रानी जैसा अमीर है। और अगर नसीब में रहा तो वो रानी भी बन जाएगी। हाँ ताई, सपनों में जरूर बनेगी। ये कहकर दोनों चली जाती हैं। वहीं तारा भी अपना मटका और बाल्टी अपनी भर लेती है। बेटी, तू इन जैसे लोगों की बातों में कभी मत आना, तेरा भविष्य जरूर बदलेगा। जी अम्मा। अम्मा, आप कुछ भी कह लो, हकीकत तो मेरी गरीबी ही रहेगी। फिर तारा अपने घर की ओर जाती है। पानी के बर्तन ढककर रखती है और फिर अपनी माँ को सिलाई करता हुआ देखती है। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े रखे हुए थे। छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। अरे मम्मी, ये सब क्या है? इतने सारे कपड़े, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा इवेंट हो आपके जिम्मे। आप कल रात से लगी हो, मुझे लगा थोड़ी बहुत कपड़े होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके देख लिया आपको कि कितने सारे हैं। रेस्ट कर लो माँ। और ये तो वेटर वाले कपड़े हैं ना। अरे ये तो तुझे पता ही है, हमारे गुजरात में समुद्र के बीच बने महल में राजमाता रहती है। उनके सागर मणि महल को देखा है क्या? हीरे शीशे की जैसे चमचमाती है। कल राजा साहब और राजमाता की 50वीं सालगिरह है। उनका समुद्र के बीच महल बहुत सुंदर सजा होगा। बड़े बड़े उद्योगपति लोग, बिजनेसमैन, वीआईपी आएंगे, हॉट स्टार। तब जाम संभालने के लिए उन्हें नौकर भी तो चाहिए। तो यहाँ से 50-100 लोग जाएंगे। अब वो इतनी बड़ी पार्टी में जाएंगे तो मामूली कपड़े थोड़ी पहनेंगे, इसीलिए मैं ही उनके ये कपड़े तैयार कर रही हूँ। कल सुबह तक सब देने हैं। माँ, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ, आपकी मदद करवा देती हूँ। अब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। होए लड़की, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तू जानती है ना, हमें तुझसे कितनी उम्मीद है। मेरी पढ़ाई एक बार को रुक गई, लेकिन तू इतनी अच्छी पढ़ाई करके कुछ बन जाए। हाँ नैना, तेरी बड़ी बहन ने तो हमारे लिए अपने सपनों को कुचल। अब तुझे ही आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करना है। हाँ माँ, मैं जरूर करूंगी। माँ मुझे बताओ, मैं फटाफट काम कर देती हूँ। पिताजी के आने से पहले खाना भी तैयार करना है। खाना मैंने तैयार कर रखा है, तू बस खीरे काट देना और उनके लिए लस्सी बना देना। ठीक है माँ, लेकिन आप भी खाना खाओ अभी। अब तारा जबरदस्ती अपनी बहन और माँ को खाना खिलाती है और उनके साथ बैठकर खाती है। इसके बाद छोटी बहन पढ़ती रहती है। वो खीर काट कर अलग रख देती है और लस्सी बना देती है। फिर अपनी माँ के साथ कुछ कपड़ों में सिलाई करवाती है। बाप रे माँ, इस तपती टिन में बैठकर काम करना, वो भी घंटे तक, कितना मुश्किल है। फिर भी पता नहीं आप कैसे कर रही हो। मैं तो थोड़ी देर में ही थक गई। घर चलाने के लिए बेटा बहुत कुछ करना पड़ता है। 2 पैसे कमाने के लिए भी 4 बार पसीना बहाना पड़ता है। वहीं ब्रजेश बाहर तेज धूप में रिक्शा चलाकर ग्राहक को उनकी मंजिल तक छोड़ता है और फिर किसी पेड़ के नीचे से मटके का पानी पीकर प्यास बुझाता है और गमछे से पसीना पोंछता है। अरे पैर दर्द हो गए, गला सूख गया, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं 100 रुपए कमा लिए। मेरे दोनों बच्चों को कब से आम खाने का मन है। आम खरीद लेता हूँ। अरे भाई, जरा ये आम देना। आम वाला 50 रुपए में आधा किलो आम देता है, जिसमें सिर्फ 2 आम आते हैं। बस 2 आम, इससे क्या होगा। बाप रे, आजकल महंगाई कितनी है। अरे भाई, पापी पेट के लिए इतना करना पड़ता है। मेरा भी घर बार है, आम बिक नहीं रहे, ऊपर से पसीने में खड़े रहो। और अमीर हो या गरीब, वो यही कहता है कि बस 100 रुपए में इतने से आम। यही होता है गरीब आदमियों के साथ मेरे भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। तब ब्रजेश रिक्शा चलाकर अपने घर पहुंचता है। हाथ मुंह धोकर खाना खाता है। अरे ये सब कल रात वाला काम है क्या? कौशल्या, तुम थक गई होगी, गर्मी भी कितनी हो रही है। अजी कोई बात नहीं, ये काम भी जरूरी है। इतने में छोटी बेटी हाथ पंखा लेकर पिता की हवा करती है। अरे मेरी बच्ची,
तू परेशान क्यों होती है? मैं ठीक हूँ, बैठ जा। कोई बात नहीं पिताजी। अरे मैं आम लेकर आया था, बच्चों ये खा लेना। मैं अभी काट कर लाती हूँ। ठीक है। खाना खाने के बाद ब्रजेश वापस रिक्शा चलाने चला जाता है और कड़ी धूप में दूर दूर तक रिक्शा चलाता है, जहां उसे कम पैसों में भी गुजारा करना पड़ता है। गांव के जितने लोग सागरमणि महल में काम करने जा रहे थे, उनकी एक छोटी टुकड़ी कौशल्या के घर के बाहर आ गई थी। कौशल्या उन्हें उनके कपड़े दे देती है, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। उसे भीड़ में तारा की सहेली अनुष्का भी थी। अरे तू भी जा रही है? हाँ मैं भी जा रही हूँ, तू भी चलना, साथ काम करेंगे तो तेरे भी थोड़े पैसे बन जाएंगे। आंटी आप भी तो जा रही हैं, तुम दोनों भी चलो। लेकिन हमारे पास कपड़े ऐसे नहीं है, वहाँ हम अलग दिखेंगे तो कहीं तमाशा ना हो जाए। हाँ बेटा। अरे आंटी कुछ नहीं होगा, बहुत भीड़ होगी, इतना पता भी नहीं चलेगा। मैं भी जाऊंगी माँ, मुझे भी देखना है कि वहाँ सागरमणि नाम का समुद्र के बीच महल कितना सुंदर है। हाँ ठीक है चलो। फिर थोड़ा सा तैयार होकर वो लोग भी सागरमणि समुद्र के महल को देखने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल गुजरात में एक बहुत शाही परिवार रहता है, जिनकी आज 50वीं सालगिरह है और कई उद्योगपति वीआईपी लोग वहां आने वाले हैं। वो गुजरात के समुद्र ओखा तट के किनारे शीशे के महल जैसे बने समुद्र के बीच खूबसूरत महल में रहते हैं, जहां नमकीन हवाएं राजसी शंखनाद सी गूंजती थीं। वहीं समुद्र के सीने पर खड़ा था सागरमणि राजमहल, एक ऐसा शाही महल जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ दौलत नहीं, किस्मत भी गुजराती हवाओं संग चल कर आती थी। रात हो जाने पर वो जगह और भी खूबसूरत दिखती है और चारों तरफ क्रूज बोट, ड्रोन कैमरे, लाइव छोटी एलईडी स्क्रीन लगी होती हैं। सच में माँ ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मतलब मैं अपनी पलके ही नहीं झपका पा रही हूँ। हाँ मैंने कभी इतना सुंदर समुद्र के बीच महल नहीं देखा। सच में अगर ये बाहर से ऐसा है तो अंदर से और कितना लाजवाब होगा। यही तो खासियत है इस महल की, जिसने इसे देखा है देखता ही रह जाता है। और देखो कितने लोग आए हैं, क्रूज बोट, ड्रोन कैमरा सब है यहाँ। तभी कई स्क्रीन चालू हो जाती हैं, जिस पर सागरमणि राजमहल के राजमाता राजा साहब नमस्कार करते हुए साथ में आते हैं। लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। तभी उनके दोनों के लिए बड़ा सा केक लाकर सामने रखते हैं। दूर खड़े लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं। मुझे तो लगा था ये कोई मामूली पर्दा है, लेकिन इस पर तो ये लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ताकि दूर खड़े लोग उन्हें करीब से देख सके इस पर साफ। तभी उनके बड़े बहू बेटे स्टेज पर आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे माता पिता की 50वीं गोल्डन जुबली सालगिरह है और आप यहां आए, इस मौके को और खास बनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम ये सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने मम्मी जी डैडी जी की कुछ प्यार भरी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। सुहानी 2 बार ताली बजाती है। इतने में स्क्रीन पर राज लक्ष्मी और वेद प्रकाश के प्यार के 50 साल के लम्हे तस्वीर के रूप में नजर आते हैं। इनके पास उनकी शादी की तस्वीर भी है अभी तक। ये तो गजब हो गया, कितनी सुंदर लग रही है राजमाता। बाप रे, महल जैसे लोगों के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, आज देख भी रही हूँ। वो दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना माँ। काश मेरी भी शादी ऐसी हो जैसे मैं स्क्रीन पर ही। दीदी ख्वाब से बाहर आ जाओ। तभी वो दोनों केक काटते हैं। तभी उनकी पोती उन्हें प्यार से गुलाब का फूल देती है। दादा दादी ये आपके लिए है। थैंक यू मेरी गुड़िया रानी। आप सब हमारी खुशी में शामिल हुए, उसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये हमारी पोती लक्षिता है, हमारी इसमें जान बसती है। देखिए कितना खूबसूरत तोहफा दिया है, हमारे लिए तो यही अनमोल है। चलो तुम भी केक खाओ। और दादी आप भी। आप सब खाना एंजॉय कीजिए ना। राजलक्ष्मी की बेटी और एक बेटा भी था, वो दोनों डांस कर रहे थे। बाकी सब भी अपनी अपनी मस्ती में थे। कुछ वीआईपी गेस्ट उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इतने में महंगी प्लाटों को देखकर तारा, बाप रे नैना, यहाँ की तो प्लेट भी देखकर लगता है इतनी महंगी तो होगी जितने की तेरी 3 महीने की फीस जाती है। दीदी धीरे बोलो, कहीं ये सुनकर प्लेट खुद को वीआईपी ना समझे और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते। उनके इस मजाक पर कौशल्या भी हंसने लगती है। बाकी नौकर वहां काम कर रहे थे, सबको खाना सर्व कर रहे थे। इतने में मौसम का मिजाज बदल जाता है। समुद्र में अचानक से तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, जिससे आसपास के लोग हड़बड़ा जाते हैं। वहां महल के अंदर जाने वाला एक ग्लास ब्रिज भी था जो हिलने लगता है। मौसम खराब होना भी ऊपर के ड्रोन से स्क्रीन लाइव दिख रहा था। इतने में समुद्र के किनारे बोट के कुछ लोग पानी में वहां गिर जाते हैं।
पोती लक्षिता भी वहीं होती है। जब ब्रिज के टूटने से पानी में गिर जाती है तो उसे देखकर तारा हड़बड़ा जाती है। आसपास के सिक्योरिटी और वीआईपी लोग भागने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ, हमें बचाओ, अरे हमारी पोती को बचाओ। दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। अरे मूर्ख लोग, कहाँ हो तुम? सिक्योरिटी, हमारी बच्ची को बचाओ। उस बच्ची की जान खतरे में है, मुझे जाना ही होगा। तारा 1 मिनट भी बिना देर किए लाइफ जैकेट पहनकर और एक एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट लेकर पानी में कूद जाती है और अपनी चुन्नी से उसे बच्चों को बांधकर बाहर बचाती है। और फिर एक बूढ़ा आदमी भी इस समुद्र में डूब रहा था। तारा उसे भी लाइफ जैकेट के सहारे बचा के लाती है। अरे अरे बाप रे, बचा लिया भगवान। भगवान ने तुम्हें भेजकर मुझे बचा लिया। अरे वरना मैं तो मर जाता, मेरे परिवार का क्या होता। अंकल, आप चिंता मत कीजिए। आप ठीक है बेटा? तुम ठीक हो ना? तुम तो राजमाता की पोती हो। तारा जब लक्षिता को बचाती है तो सब लोग स्क्रीन पर उसकी बहादुरी को भी देखते हैं। तभी वो और लोगों को भी मदद करती है। आसपास काफी महंगे तोहफे, सोने का हार, हीरे का हार इत्यादि भी था, लेकिन तारा या उसके परिवार वाले इन सब चीजों को नहीं देखते। मासूम लोगों की जान बचाते हैं और कुछ सिक्योरिटी भी वहां आती है। माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। तब राजमाता, राजा साहब, उनका छोटा बेटा सम्राट आता है। ठंडे पानी की वजह से तारा कांप रही होती है। बेटी, किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? तुमने मेरी पोती को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, तुमने हमारे वंश को बचा लिया, वरना आज इतना खुशनुमा दिन मातम में बदल जाता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। मुझे भी पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई और मैं उसे लेने चली गई, जबकि समुद्र कितना गहरा होता है। आप सच में बहुत बहादुर हैं। आपने मेरी भतीजी की नहीं और भी लोगों की जान बचाई है। बेटी, मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा स्क्रीन के ऊपर कि तुम कैसे मेरी पोती को बचाने भाग गई। राजमाता, हम गरीब लोग आप जैसे लोगों के तो सेवक हैं। हमारा फर्ज बनता है। सम्राट एकटक नजरों से उसे घूरता रह जाता है। तभी हवा के जोर से वेद प्रकाश के ऊपर एक बड़ा सा उनके इन व्हाइट बोर्ड था जो कि उस पर गिरने वाला होता है। तारा उन्हें खींचकर बचा लेती है, जिससे उसके हाथ में लग जाती है। राजा साहब, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, आप लोग जाइए। हे भगवान, हमारी जान बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट लग गई। आर्यन बेटा, इनको दवा लगाओ। हाँ पिताजी, मैं देखता हूँ। आप साइड में लेटिए। लक्षिता बेटा चल। इतने में त्रिशा, आर्यन, सुहानी उन्हें अंदर ले जाते हैं और सम्राट तारा के हाथ पर दवा लगा देता है। इसके बाद वो भी अपने घर आ जाते हैं, लेकिन सम्राट तारा को नहीं भूल पाता है और गरीब परिवार भी घर जाने के बाद बस समुद्र के बीच बने महल की तारीफ के पुल ही बांधते रहते हैं। सच में पिताजी, वो जगह बहुत सुंदर, बहुत अच्छी थी। उनका महल बहुत सुंदर था। काश हम उस महल के अंदर जा पाते। बेटा, जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। उम्मीद से ज्यादा सोचना दिल को दर्द दे देता है। तारा बेटा, अब तो ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। सच में इतने बड़े अमीर लोग होकर भी उनके दिल में प्रेम भाव देखा मैंने। बेटा, ये अमीर लोग बहुत बेकार होते हैं। गरीबों को कुचल देते हैं, कुछ नहीं समझते। सिर्फ 2-4 लोग ही होते हैं जो अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे राजा साहब और राजमाता है। हाँ माँ, वो सागर मणि महल सच में सुंदर था। हाँ बेटा, अब सो जा। खुशी तो मुझे इस बात की है कि इतने कपड़े बनाने के मुझे पैसे मिल गए। अब कल तुम लोगों का फेवरेट छोले चावल बनाऊंगी। छोले चावल? ये अब मैं सोऊंगी कैसे माँ? मुझे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा। कितने समय बाद हमारे घर में छोले चावल बनेंगे। हाँ। फिर वो सब लोग अपने एक पंखे की टीन में सो जाते हैं। अगले दिन कौशल्या अपने परिवार के लिए बहुत स्वादिष्ट छोले चावल बनाती है, जिसे सब लोग खुशी से खाते हैं। फिर कौशल्या सिलाई मशीन चलाने लगती है और ब्रजेश पैसे कमाने के लिए रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ता है और दोनों बहनें मिलकर कपड़े धोती हैं। जल्दी धो लो दीदी, गर्मी में मेरा तेल निकल रहा है। हाँ हाँ, तू ही तो मोम की बनी है, तू ही पिघल रही है, मैं थोड़ी। तब दोनों बहनें हंसने लगती हैं, एक दूसरे पर पानी के छींटे डालने लगती हैं, एक दूसरे को भिगा देती हैं, फिर कपड़े धो लेती हैं। दोपहर को कुछ पैसों से ब्रजेश पुराना कूलर ले आता है, जो कि घर लाने के बाद चलता नहीं है। पानी डालने के बाद भी तब वो जोर से उसमें लात मारता है और कूलर चलने लगता है, जिससे वो पानी के छींटे फेंकता है और दोनों बहनें हंसने लगती हैं। पापा, आपकी दुलाती खाकर ये कूलर चलने लग गया। आहा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब तो हम आराम से सो सकते हैं। दीदी, पापा से डरता है हमारा कूलर। पर कोई इसे
बहुत सस्ते में निकल रहा था, तो अपने घर की गर्मी देखकर मैंने 500 में ले लिया। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब तक चलेगा, बस गर्मी निकल जाए। हाँ जी, इतना ही काफी है इस गर्मी से बचने के लिए। फिलहाल थोड़ी राहत तो मिली। सब बैठकर कूलर की हवा खाते हैं। वहीं सागरमणि महल में राजलक्ष्मी अपनी बड़ी बहू, बेटी और बेटे पर चिल्लाती है। कल इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, लेकिन तुम लोग ये नहीं कि अपनी बेटी और घर वालों को देख लो। कितने सारे लोगों को इनवाइट किया था, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हम पर थी। थोड़ा तो देखना चाहिए था ना। माँ, इतनी बोरिंग पार्टी चल रही थी, इसलिए मैं साइड में हो गई। डांस वांस किया, खा रही थी, फ्रेंड से बात कर रही थी। अब चिल भी कीजिए मम्मी जी, कोई बड़ी बात नहीं हुई ना, सब ठीक तो है। हाँ माम, डोंट पैनिक, सब ठीक है। तेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आर्यन तो इस घर का बड़ा बेटा है। ब्रिज टूट गया है, कैसे आना जाना होगा? सही करवाया उसे? हाँ पापा, उसे डैमेज को भी ठीक करवाने के लिए मैंने कारीगर बुला लिया है। वो हो रहा है, आपका ग्लास ब्रिज ठीक हो जाएगा। सच में तुम लोगों का इतना ठंडा मिजाज देखकर मुझे ऐसा लगता है किसी को इस राजमहल की जिम्मेदारी उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राजू, बिरजू, पप्पू, खाना लगा दो और गार्डन में पानी डाला या नहीं? वो काम तो थोड़ी देर पहले ही हो गया था छोटी मालकिन। जाओ। कुछ देर में राजमहल के शाही डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है, जिसे वो सब खाते हैं। अरे मुझे नहीं खाना, मुझे चीज सैंडविच खाना है। लक्षिता बेटी, ये भी खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें पनीर है। कोई बात नहीं माँ, उसका ये खाने का मन नहीं है तो हमारे घर में इतने नौकर हैं। बिरजू, एक चीज सैंडविच बना कर लाओ लक्षिता के लिए। जी बेबी। राजलक्ष्मी को अपनी बेटी की ये टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं आती और न ही सुहानी लक्षिता का ठीक से ख्याल रखती थी। 2 दिन बाद राजलक्ष्मी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चैरिटी के लिए जामनगर गांव में जाती है। उसके 6 बॉडीगार्ड उसके साथ होते हैं, जहां वो एक एनजीओ में पैसे देती है। वहीं राजलक्ष्मी तारा को देख लेती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरी सालगिरह के दिन मुझे मिली थी, मेरी पोती की जान बचाई थी। तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई। हाँ राजमाता, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आप यहाँ कैसे? हम यहाँ किसी काम से आए थे। सच में यहाँ बहुत गर्मी है, अब निकलना होगा। पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ हो रही है। आप परेशान क्यों होती हैं? आप मेरे घर तक चलिए ना। मैं जानती हूँ कि समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर से महल में रहती हैं आप, पर मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी आपका स्वागत करती हूँ। आइए ना, मैंने आम लस्सी बनाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। तुम इतना कहती हो तो चलती हूँ, आम लस्सी ही पी लूंगी। राजलक्ष्मी के साथ उसके बॉडीगार्ड भी जाते हैं। तारा अपने परिवार वालों को राजलक्ष्मी से मिलवाती है और राजलक्ष्मी के लिए आम की लस्सी, सत्तू की कचौड़ी तैयार करती है। और फिर से कूलर बंद हो जाने पर तारा अपने हाथ से उसकी हवा करती है। आप ये खाकर देखिए, ये खाने में बहुत अच्छा है, इससे गर्मियों में फायदा होता है, थकान नहीं होती। 1 मिनट राजमाता को ये खिलाने से पहले हमें चखना होगा। कहीं इसमें कुछ मिला हुआ हो तो हम उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बॉडीगार्ड, जिस लड़की ने हमारे घर की बच्ची की जान बचाई हो वो ऐसा नहीं कर सकते। हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, हम इसे खा सकते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। मेरा नाम तारा है। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। जी राजमाता, आपको इस गरीब कुटिया में बहुत गर्मी लग रही होगी, ये कूलर भी चल नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, इस वजह से आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी कभी गरीबी के दिन देखे थे। आपकी बेटी ने सच में बहुत अच्छी सत्तू की कचौड़ी बनाई है, तो आप और लीजिए ना। नहीं बेटी, अब मैं चलती हूँ। राजलक्ष्मी अपने बड़ी सी गाड़ी में बैठती है और सागरमणि महल के लिए निकल जाती है। उसके साथ कतार में 3-4 गाड़ियां और आई थी। सब समुद्र के किनारे पार्क हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद गर्मी की वजह से वेद प्रकाश का बीपी अप डाउन होने लगता है। राजलक्ष्मी ने काम से छोटे बेटे को बाहर भेज रखा था। बड़ा बेटा ऑफिस में था। तब राजलक्ष्मी, अरे बहू, सुहानी बहू, यहाँ आओ, तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब हो रही है। बिरजू, जाकर त्रिशा को बुला कर लाओ। राजलक्ष्मी, मुझे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आर्यन को बुलाओ, मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा? मैं फोन करती हूँ। हेलो हेलो बेटा, कहाँ है तू? तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, घर आ जा। अरे क्या है मम्मी, ये सब तो घर के बाकी लोग या नौकर चाकर कर सकते हैं। मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूँ, आप खुद मैनेज करो। इतने में स्टाइलिश कपड़े पहनकर ठुमक ठुमक कर त्रिशा जा रही होती है। तब, तू कहाँ चल दी? कब से तुझे बुला रही हूँ। और तेरी भाभी को अस्पताल लेकर चल, तेरे पापा को। मॉम, दोस्तों के साथ मेरा हैंग आउट का प्लान है, अब कैंसिल करूंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। आप खुद चली जाओ।
इतना कहकर त्रिशा निकल जाती है। गुस्से में आकर राजलक्ष्मी अपनी बहू के पास जाती है जहां वो कमरे में व्लॉग बना रही होती है। बहू हॉस्पिटल चल, तेरे पापा जी को लेकर जाना है। मम्मी जी अभी मैं सोशल मीडिया पर लाइव हूँ, ऐसे बीच में से नहीं जा सकती, मेरी कुछ कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, आप नौकर को बोल दो। ठीक है बहू, तू अपना काम कर। ये सुनकर राजलक्ष्मी का दिल टूट जाता है। वो नौकरों से कहकर अपने पति को सहारा देते हुए गाड़ी में ले जाती है और फिर वो अस्पताल पहुंचते हैं जहां उसका चेकअप होता है। और जब वो वापस गाड़ी में बैठकर आ रही होती है तब बहुत बुरा लगा, अपने ही बच्चे अपने साथ नहीं थे। आज ऐसे वक्त में पता नहीं मेरे राजमहल की जिम्मेदारी ये लोग कैसे संभालेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम बूढ़े माँ बाप का आखिर है ही कौन, सिर्फ सम्राट ही हमें अच्छे से समझता है। बड़े बहू बेटे को तो अपनी हरकतों से फुर्सत ही नहीं, और बेटी अलग ही घमंड में रहती है। बड़ी बहू नौकरों पर चिल्लाती है, खुद कोई काम नहीं करते। अब मैं चाहती हूँ हमारे छोटे बेटे की एक ऐसी बहू आए जो इस घर को सिर्फ संभाले नहीं, परिवार वालों को भी बांध कर रखे। लड़की कितनी अच्छी थी ना, जिसमें हमारी पोती की जान बचाई। एक ऐसी ही गरीब घर की बहू आनी चाहिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों ना हम इस लड़की को अपने घर की बहू बने। अभी कुछ दिन पहले मेरी दोबारा मुलाकात हुई थी, वो लड़की बहुत अच्छी है। और याद है आपको, इतनी जेवर पैसे हमारी सालगिरह वाले दिन थे, वो चाहती तो उन्हें लेकर भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ईमानदार लड़की है। तो फिर सोचो मत, उस लड़की के माता पिता से बात करो, वही हमारे घर की बहू बनेगी। अगले दिन ही राजलक्ष्मी वेद प्रकाश कई तोहफे लेकर उसके गरीब झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। सम्राट भी वहां आया होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। इतने में कौशल्या भी हाथ जोड़कर, देखिए मीरा, घर देखकर आप समझ सकते कि हमारे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको अपने बेटे के लिए कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर गरीब क्यों। कौशल्या जी बहुत सोच समझकर आपकी हीरे जैसी बेटी को अपने राजमहल में बेटी बना कर ले जाना चाहते हैं। हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए और शादी की सारी तैयारी हमारी ओर से होगी। हाँ आंटी जी, मैं आपकी बेटी को हर खुशियां देना चाहता हूँ। उनकी मदद करते ही एहसास हो गया था कि वो एक बहुत नेक दिल लड़की है। ऐसा ही है तो हमें भी बहुत खुशी होगी आपका रिश्तेदार बनकर। तब कुछ ही दिनों में पंडित जी से शादी की डेट निकलती है। इतने में राजलक्ष्मी उन्हें कुछ पैसे देती हैं जिससे वो शादी के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लेते हैं और बहू के लिए एक शानदार लंबी चुन्नी वाला लहंगा भिजवाते हैं जो बहुत रॉयल था। शादी वाले दिन समुद्र के किनारे उन्होंने बहुत सुंदर अरेंजमेंट करवाया था। गुलाब और ऑर्किड के फूलों से पूरा राजमहल बाहर से जगमगा रहा था। खूब सारी लाइट्स लगी थी। ऊपर का नजारा ड्रोन से सारा शूट हो रहा था। पैराशूट में कैमरामैन खड़े थे। इतने में आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। तभी सुंदर से कपड़ों में दूल्हा बनकर सम्राट आता है और ब्रिज के दूसरे किनारे पर तारा दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। तभी दो ड्रोन वरमाला लेकर आते हैं। दोनों अपनी अपनी वरमाला पकड़ते हैं। माँ दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना, महल के समुद्र किनारे उनकी शादी इस तरीके से होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ मेरी बच्ची, देख तेरी दीदी की शादी कितने धूम धड़ाके से हो रही है। मेरी बेटी की किस्मत है जो उसका स्वागत इस सागरमढ़ी के महल में होगा। तभी दुल्हन की एंट्री पर गाना बजता है। बैकग्राउंड में लड़कियां उनका स्वागत करती हैं। बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा, जा जा वे मेरा डोला नहीं आया डोला, वे मेरा डोला नहीं आया डोला। तब सम्राट भी डांस करते हुए उसके करीब आता है। दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। समुद्र में खड़ी बड़ी बड़ी शाही बोट पर मेहमान और रिश्तेदार खड़े थे जो धूमधाम से उनकी शादी देखते हैं। ताली बजाते हैं और फिर मंडप की बाकी रस्में भी हो जाती हैं। फिर नीचे आसमान में ड्रोन शो से कमल और बाकी अद्भुत चीज बनती है जिसे देखकर सब रॉयल शादी को एंजॉय करते हैं। फिर बहू की विदाई होती है जहां उसके माता पिता बहुत इमोशनल थे। तारा, तुझसे विदा लेने का समय आ गया, दिल नहीं कर रहा कि जाऊं। दीदी मैं आपको बहुत याद करूंगी और मैं भी आप सबको। अजी अभी आपकी बेटी की राजमहल में बहुत बड़ा स्वागत होने वाला है, आप वो स्वागत देख कर जाना। स्वागत के लिए एलईडी स्क्रीन सजाई है, वो भी 500 फुट की। जरूर देखेंगे। बताओ, एक गरीब नौकरानी को इस घर की बहू बना दिया माँ जी ने। आई डोंट लाइक दिस गरीब भाभी। तारा बहू, इस राजमहल में तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत होगा। इस ग्लास ब्रिज से चढ़कर आओ। जी माँ जी। बड़ी सी 500 फुट की एलईडी स्क्रीन चालू हो जाती है
जिस पर सिर्फ तारा दिखाई देती है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है जो उस पर गुलाब की वर्षा करता है। ड्रोन से सारा शूट होता है, शंख बजते हैं। फिर जब वो ग्लास ब्रिज पर चढ़कर आती है तो कांच के चटकने की आवाज आती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें इत्तला कर देता है और उसे ब्रिज से वापस लाया जाता है। माँ दीदी का समुद्र के महल में स्वागत कैसे होगा? गार्ड्स, शाही फूलों से जगमगाती हुई सोने जैसी नाव को तैयार करो, मेरी बहू उसी से ही आएगी। कुछ देर लगाकर एक शाही सोने जैसी नाव तैयार की जाती है जिसमें तारा आकर समुद्र को पार कर अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है और ये सब एलईडी स्क्रीन पर बड़े तौर से दिखाया जाता है। माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं। बच्चों का इतना अच्छा स्वागत होगा उसके राजमहल में, ये मुझे नहीं पता था। सच में हमारी बेटी बड़ी सौभाग्य वाली है। जी ब्रजेश जी। अब गाना चालू हो जाता है। चौखट पर कुछ नर्तकी उसका स्वागत करती है। एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। फिर राजलक्ष्मी अपनी बहू की हीरे की थाली से उसका स्वागत करती है और वो आलते से शुभ कदम बनाती है। ये मेरी चाची बन गई, वाह! अब तो मैं आपके साथ बहुत खेलूंगी। हाँ बेटा। बताओ, गरीब झोपड़ी की मामूली सी लड़की को समुद्र के सागर मणि महल की बहू बना दिया। अरे वो तो छोड़ो, इतनी बड़ी एलईडी पर दिखाए जैसे कहीं की महारानी हो। देख लिया माँ जी, आपको एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहिए था। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी तारा बहू इस घर में किसी महारानी से कम नहीं है। अच्छा समधन जी, आज्ञा दीजिए, थोड़ी देर और रुके तो दिल भारी हो जाएगा और जा नहीं पाएंगे। हमारी बेटी का स्वागत सच में बहुत अच्छे से हुआ। जी ठीक है, आप थोड़ा और रुक सकते तो अच्छा लगता। इसके बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते हैं। राजलक्ष्मी तारा को अपना समुद्र वाला महल दिखाती है जिसकी खिड़कियों से भी बाहर बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता है। पानी की हमेशा आवाज आती है और अगले दिन नई नवेली दुल्हन सोने की जड़ी साड़ी में बड़ों का आशीर्वाद लेती है। तब जानबूझकर जेठानी मुश्किल खाना बनाने को देती है। तब सास सिर्फ उसके हाथ का मामूली खाना मांगती है। तब तारा लिट्टी चोखा, आमरस, दाल चावल बनाती है जिसे खाकर सास ससुर तृप्त हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारे हाथ का ये स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अपनापन और सुकून महसूस हो रहा है। सच में ये बहुत अच्छा है। भाभी त्रिशा, आप दोनों भी खाओ। नहीं नहीं देवर जी, ऑयली खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। दोनों नंद जेठानी बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना खाते हैं। आर्यन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन गुजरते हैं। तारा सास ससुर का ख्याल रखकर उनका दिल जीत लेती है और जब नौकर गर्मी में काम करते हैं तो उन नौकरों को अपने हाथ से छाछ बनाकर देती है जिसे पीकर आंखें नम हो जाती हैं। सच में पहली बार कोई मालकिन हमें इंसान समझ रही है। आप देवी हैं, देवी। अरे ये तो मेरा फर्ज था। तारा के आने से घर में खुशियां आ गई थी। वैसे छोटी छोटी चीज करती है जिससे आर्यन भी अब अपने माता पिता से पूछने लगता है। फिर एक दिन राजलक्ष्मी बड़ी बहू को कुछ कानूनी कागज संभालने के लिए देती है जो कि छोटी बहू को मिल जाते हैं और इस बात पर वो अपनी बड़ी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इस बात से सुहानी तिलमिला जाती है और अपनी नंद के साथ उसे फंसाने का प्लान बनाती है। त्रिशा, ऐसा क्या कर दिया उस गरीब 2 कौड़ी की लड़की ने जो 2 दिन की आई हुई मेरी सालों की इज्जत को डुबा गई। माँ जी उस पर भरोसा करती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बहुत प्यार करती है ना अपने माँ बाप से, उनकी ही बेइज्जती करूंगी। और इसमें भाभी मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है आगे क्या करना है। सुहानी घर में अच्छा बनने का नाटक करती है। एक तरफ त्रिशा उसके गरीब माँ बाप के पीछे अपनी बॉडीगार्ड लगा देती है जो कि उनकी निजी जिंदगी को कैमरे में कैद कर लेते हैं। फिर सुहानी पति के लिए एक सक्सेस पार्टी रखती है जिसमें वो तारा के माता पिता को मामूली कपड़ों में बुलाती है। तारा को अजीब लगता है। मम्मी पापा, आप ऐसे कपड़ों में क्यों आए हैं? यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, आपको पता है। तेरी जेठानी ने बोला कि हम अपने असली कपड़ों में आए, बिना कोई दिखावा किए। दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? सुहानी ने राजमहल के बाहर ही पार्टी थ्रू की थी और बड़ी सी एलईडी लगवाई थी। तो दोस्तों, अपने पति के सक्सेस पार्टी में मैं उनकी अपने साथ कुछ यादें दिखाना चाहती हूँ। प्ले दिस। तभी चारों तरफ लाइट डम हो जाती है और स्क्रीन पर तारा का टूटा घर, गरीब माँ सिलाई करती नजर आती है। पसीने में भीगा बाप रिक्शे को खींचता नजर आता है और बेटी बर्तन धोती नजर आती है
और ये देखकर तारा और उसके परिवार वाले शर्मसार हो जाते हैं। सास ससुर चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? ओह सॉरी, ये तो मेरी देवरानी के गरीब माता पिता हैं। देखिए कैसे इन गरीब लोगों ने मेरे माँ जी पापा जी को फंसा लिया और करोड़ों के समुद्र के किनारे राजमहल में अपनी बेटी की शादी कर दी और स्वागत तो और भी धूम धड़ाके से हुआ। तभी स्टेज पर आकर तारा माइक लेकर, हाँ, यही मेरा घर है, जहाँ एसी नहीं था पर इज्जत थी, जहाँ पैसे कम थे पर माँ बाप ने सपने बड़े दिए। मेरे पिता गरीब हैं पर उन्होंने कभी अपनी बेटी के संस्कार गरीब नहीं होने दिए। मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे अपने गरीब माता पिता पर बहुत फक्र है कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मौजूद सभी लोग ताली बजाते हैं और राजलक्ष्मी एलईडी स्क्रीन रुकवा देती है। आज से इस स्क्रीन पर गरीबी नहीं, उस परिवार की महानता दिखी है जिसने हमें ऐसी संस्कारी बहू दी, और बहुत शर्माती है कि ये हरकत मेरी बड़ी बहू ने की। सुहानी, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को बेइज्जत करने का। वाह सुहानी, गरीबी का मजाक उड़ाने वाले आज संस्कारों से हार गए होंगे, क्यों? और ये भी झलक गया कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी नाक कटवा दी। और त्रिशा, तुम भी इसमें बराबर की शामिल थी। मुझसे गलती हो गई पापा। माफी मांगो सुहानी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तारा और उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, लेकिन जब से तारा घर में आई थी माँ जी सिर्फ उसका ही नाम ले रही थी। मुझे इतनी चिढ़ हो गई कि मैंने वो बदला उसके माँ बाप की बेइज्जती करके लेना चाहा। तब सुहानी उसके माता पिता से भी माफी मांगते हैं। गरीब होकर भी अमीर दिल से वो उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद आर्यन की सक्सेस पार्टी की जाती है और सुहानी भी खुद को बदलने की कोशिश करती है। दोस्तों, माँ बाप से बदला लेने वाले अक्सर भूल जाते हैं। बेटी अगर संस्कारी हो तो वही बदले को सम्मान में बदल देती है। दोस्तों, क्या ऐसे ही समुद्र के बीच के महलों में आप भी रहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।